नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। देखते देखते साल कब खत्म होने वाला है। आई एम श्योर आप भी मुझसे अग्री करेंगे कि पता ही नहीं चला 2024 कब हाथों से फिसल गया। और अब हम इस साल के आखिरी महीने में हैं और ये आखिरी महीना जो है हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे हर बच्चा एंजॉय करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी एज ग्रुप का है। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया, मैं बात कर रही हूँ क्रिसमस की। क्रिसमस का त्यौहार जो है हम जानते हैं कि वेस्टर्न त्यौहार है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जैसे कि हम भारतीय बहुत फेमस है हर कल्चर को एडॉप्ट करने के लिए और उसके साथ अपने आप को उनके ट्रेडिशंस में सब में घुल मिला देते हैं। उसी तरह से आई थिंक अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न में रहने वाले लोग जो हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, जो बाहर हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले लोग भी अब हमारे जो भारत के त्यौहार हैं उनको मनाते हैं और बहुत खुशी से मनाया जाता है इन त्योहारों को। तो चलिए, ये जो कल्चर के अंदर जो हम एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, उन्हें अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, उसी समय अगर हम बात करते हैं क्रिसमस की तो हम जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है ये बच्चों के लिए एक बहुत ही खास फेस्टिवल इसलिए है क्योंकि बच्चों को पता है कि इस समय उन्हें उनके फेवरेट गिफ्ट्स मिलते हैं और वो गिफ्ट्स लेकर आते हैं सैंटा अंकल। हालांकि हम बड़े हैं फिर भी हम विशेस लिखते हैं कि सैंटा हमारी ये विश है, प्लीज अगर आप हमारी ये विशेस पूरी करें। तो ये जब चीजें इस महीने में चलती हैं तब कहीं ना कहीं जब सैंटा की इमेज बच्चों के सामने आती है तो बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी वाले सैंटा अंकल, बड़ी बड़ी मूंछों वाले सैंटा अंकल, जब सफेद दाढ़ी से बाहर उनका जब वो कॉस्ट्यूम दिखता है या उनकी छवि दिखती है तो बच्चों को अक्सर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे दादा दादी जो हैं ये हमारे आसपास हैं और शायद ये वही हैं जो हमारे विशेस पूरी करेंगे। और आप मुझसे अग्री करेंगे कि जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो मम्मी पापा चाहे कुछ भी मना कर दें, कितना भी डांट लें, लेकिन जो चीज हमें चाहिए हमें पता है वो कहाँ फुलफिल होती है और वो होती है ग्रैंड पेरेंट्स के पास। तो चाहे वो दादा दादी हो या नाना नानी हो, बच्चे दौड़ के उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा है, मम्मा डैडी मना कर रहे हैं पर प्लीज अगर आप हमारी इच्छा पूरी करें। और हम सभी जानते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स में से जो हमें बिना कुछ सोचे समझे हमारी खुशी के लिए हर चीज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो इस डिपार्टमेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ही और डिपार्टमेंट हमारे यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे और ये फेस्टिवल को भी हम थोड़ा सा आज बात करने की कोशिश करेंगे इस बारे में। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस भाविका ठक्कर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाविका मैम जो हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज से हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज का बहुत ही माना हुआ और बहुत ही पुराना हिस्सा है और ये हमारे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का भी बहुत पुराना हिस्सा है। मैम जो हैं पिछले 22 वर्षों से इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, फिर चाहे वो रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, काफी अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ मैम ने काम किया है और पिछले 5 वर्षों से मैम डिपार्टमेंट के साथ और यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना समय देने के लिए। और आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब बात ग्रैंड पेरेंट्स की आती है तो इसके साथ इमोशनल टच जुड़ जाता है और अगर मैं बात करूं क्रिसमस की तो वो भी एक ऐसा त्यौहार है जो हर किसी बच्चे के दिल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जब सैंटा को बच्चे देखते हैं तो उन्हें याद आते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स। क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों का उनके दादा दादी और नाना नानी के साथ एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है, बहुत ही स्पेशल रिश्ता है जी। और ज्यादातर केसेस में आपने जैसे कहा कि बहुत लाड़ प्यार, विशेस पूरी करवाना, पर उससे भी बियॉन्ड हम, क्योंकि
ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, जी, तो बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों के विकास में भी ग्रैंड पेरेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जी, और बहुत सारे रिसर्चेस भी अभी इस क्षेत्र में, हम्म, ऑल्दो ये थोड़ा अंडर रिसर्च्ड एरिया है, पर फिर भी हमारे पास अभी भी काफी रिसर्चेस भी हैं कि ये कैसे बच्चों के जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी महत्व की भूमिका है उनके विकास में। और सिर्फ एक तरफा नहीं, यहाँ पे मतलब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बहुत ही दो तरफा रिलेशन, मतलब दोनों तरफा बेनिफिट्स है इसमें। जी, क्योंकि जैसे आपने ऑलरेडी एक तरफ की बात करी कि ग्रैंड पेरेंट्स कैसे बच्चों को उनकी विशेष पूरी करवाते हैं, उनको लाड़ प्यार देते हैं, और भी बहुत सारा उनको संस्कार, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो संस्कार की बात करते हैं तो उसमें भी ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और इक्वली बच्चों के साथ रहने से ग्रैंड पेरेंट्स का भी जो एक मानसिक वेलबीइंग जिसको हम कहते हैं, या वो भी, उसमें भी रिसर्चेस के द्वारा प्रूव हुआ है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोता पोती के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं, उनको भी अपना बहुत ही बचपन फील होता है, तो वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये टॉपिक इन अ वे बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशंस ने ये जो पूरा डिकेड है 2021 से 2030 का, उसको डिकेड फॉर हेल्दी एजिंग डिक्लेयर किया हुआ है। राइट। तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं ऑन हेल्दी एजिंग, कि कैसे हम लोग एजिंग को और ज्यादा हेल्दी बनाएं। करेक्ट। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है। राइट। इंसान अभी पहले के कंपैरिजन में बहुत लंबा जी रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो जो लंबी उम्र जो उनको मिल रही है, उसका बेनिफिट उनको, खुद को और परिवार को, सभी को मिले। राइट। तो वो तभी मिलेगा जब वो हेल्दी रहेंगे। तो ये उनके हेल्दी रहने में बच्चों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये बहुत ही इन अ वे एक टू वे बहुत ही सुंदर सा एक रिलेशनशिप है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम अपने भारत की बात करते हैं, जब हम हमारे कल्चर की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो चाहे हम कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस से क्यों ना बिलोंग करते हो, आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बिल्कुल सही कहा मैम ने कि मैंने एक तरफ की बात की, लेकिन हाँ, जिस घर में ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स भी जो हैं वो भी उनसे बहुत ज्यादा, उनके प्रेजेंस से बहुत बेनिफिट होता है उन लोगों को। और जहां हम बात करते हैं कि छोटी छोटी बातें पूरी करने की जिद होती है कई बार बच्चों की, जहां हम पता है कि मम्मा तो टोकने वाली है और पापा देने वाले बिल्कुल नहीं है, पर हाँ पता है अब जो है वो जहां से मिल सकती है या जो सुनेगा वो है सिर्फ मेरे दादू या दादी या नानू या नानी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं साथ में, पर एक फोन उठा के उनसे बात की जाती है, मम्मा पापा की कंप्लेन भी की जाती है कि मैंने मांगा था पर मुझे दिया नहीं गया, प्लीज आप बोलिए तो शायद वो सुन लेंगे। तो बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि ग्रैंड पेरेंट्स का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फैमिली में। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम, क्योंकि आई एम श्योर, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, डिपार्टमेंट रिसर्च करता है इस पर, धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि जो वो जॉइंट फैमिली का वो जो कल्चर हमारे पहले देखा जाए सोसाइटी में बहुत ज्यादा दिखाई देता था, पर आजकल मे बी शायद क्योंकि पेरेंट्स अपनी सिटी को छोड़कर बाहर काम करने के लिए निकल रहे हैं, क्रॉस कल्चर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं वो आजकल बहुत दिखाई देती हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स के रिलेशनशिप की, तो आपके हिसाब से कितना चैलेंजिंग है बच्चे के लिए भी और कितना चैलेंजिंग है ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी? हाँ, ये तो चैलेंज तो है ही, क्योंकि जिस तरह से हमारा समाज बदल रहा है, जिस तरह से बहुत सारी फाइनेंशियल नेसेसिटीज भी है, जैसे कि आपने कहा कि ड्यूअल अर्निंग फैमिलीज हो जा रहे हैं, तो उस फैमिलीज में फिर केयर गिविंग के इश्यूज होते हैं। एक
बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही ट्रेंड जो हम लोग देखते हैं पर्टिकुलरली गुजरात में और कुछ कुछ राज्यों में, वो है कि माइग्रेशन का। जी। तो यंगर जनरेशन जो है वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में जी। दूसरे डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। राइट। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन एक साथ नहीं रह पा रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रहे हैं। तो चैलेंजिंग तो है। इनफैक्ट डिपार्टमेंट की ही एक रिसर्च में ये उभर के आया था कि ये एक नई तरह की फैमिली ही बन रही है ज्यादा, जहाँ पे एल्डरली कपल्स आर लिविंग अलोन। एल्डरली कपल्स अकेले रह रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे और उनके पोता पोती वो दूसरे देशों में या दूसरे शहरों में बसे हुए हैं। तो ये चैलेंजेस तो है कि फिर वो लोग एक दूसरे को उतना अच्छे तरीके से जान नहीं पाते हैं, उतना अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे की लाइफ में। इसी रिसर्च में लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी उभर के आया था कि टेक्नोलॉजी की वजह से थैंकफुली एक डिस्टेंट केयर जिसको बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें फैमिलीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये सारी जो आज हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है, तो उसको यूज करते हुए एक डिस्टेंट केयर और एक डिस्टेंस से भी एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात थी। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बार एक साथ में रहते हुए भी जॉइंट फैमिली है या मल्टी जनरेशनल फैमिली है, तभी भी बच्चे और दादा दादी कहीं ना कहीं इतने अच्छे से जुड़ नहीं पाते हैं। वो एक अलग पहलू है क्योंकि वंस अगेन जैसे कि हमने आगे देखा कि टेक्नोलॉजी का बेटर यूज हो रहा है, यहाँ पे कभी कभी टेक्नोलॉजी दूर भी कर देती है क्योंकि अपने अपने जिंदगी में लोग बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और फिर साथ में रहते हुए भी उस तरह का एक्सचेंज हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं कि नहीं हो पाता है। अब इनफैक्ट रिसेंटली बहुत यंग पेरेंट्स से मैं मिली हूँ जिसमें कि इंग्लिश बच्चों को सिखाने का इतना ज्यादा क्रेज है, तो वो अपनी मातृभाषा बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसे भाषा के डिफरेंसेस की वजह से। तो ऐसे भी चैलेंजेस है कि जहाँ पे मतलब दूरी है फिजिकली पर फिर भी लोग कनेक्टेड है, पर कहीं कहीं पे साथ में है तभी भी दूरी है, ऐसे भी इश्यूज है। पर इंटरेस्टिंगली आज भी बहुत फैमिलीज है जहाँ पे आइदर साथ में रह के या एक ही विसिनिटी में है तो हफ्ते में एक बार भी मिलते हैं, तो वो टाइम का वो बहुत ही मतलब अच्छा उपयोग कर लेते हैं। तो मेरी रिसेंटली अभी जो एक रिसर्च स्टूडेंट है उसका रिसर्च है कि कहानियां, दादा दादी की कहानियां, तो वो बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स को इंटरव्यू कर रही है। अच्छा। ये समझने के लिए कि अच्छा कैसे ये स्टोरी टेलिंग का कल्चर, क्योंकि आज अभी इतना यूट्यूब और मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से बच्चे उसी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमें बड़ा मतलब अच्छा लगा। ये रिसर्च अभी तो चल रहा है, तो हम जैसे जैसे इंटरव्यूज को देख रहे हैं, ट्रेंड्स को समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब खुशी की बात थी कि अभी भी ग्रैंड पेरेंट्स इन अ वे जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ, और स्टोरी टेलिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनकी जिंदगी का, जिसके थ्रू वो लोग अच्छे मैसेजेस, अपने जिंदगी के तजुर्बे शेयर कर रहे हैं, अच्छे संस्कार, वैल्यू सिस्टम पास कर रहे हैं। आई थिंक बहुत डेप्थ वाला ये टॉपिक है और बहुत कम समय में हम इतना ज्यादा इस पे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम आगे भी आपसे ये टॉपिक्स पे जुड़े रहें। लेकिन बहुत सही कहा मैम ने कि पास होते हुए भी बहुत दूरियां हैं और दूर होते हुए भी बहुत पास है। ये हम आम तौर पर अपने आसपास देखते ही हैं, अपने परिवारों में भी देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि घर में ग्रैंड पेरेंट्स का होना ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, आई मीन इवन पेरेंट्स के लिए बहुत ही हूफ देता है, और वो हम शायद उस पॉइंट को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उस रिलेशनशिप को बनाए रखना वो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स के कंधों पे है, क्योंकि पेरेंट्स दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि भाषा जो अंग्रेजी है उसको लेकर जो आज के जो यंग पेरेंट्स हैं
वो सही में आई थिंक उनके लिए एक टारगेट हो गया है कि और कुछ आए ना आए, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। मतलब 3 महीने से 2 महीने से ही बच्चा जब पैदा होता है तब से ही अंग्रेजी का कल्चर, आप घर में अंग्रेजी देखते हैं और मातृभाषा का इतना वपराश होता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये आई थिंक सैड भी है, मैं कहूंगी, बहुत ही क्योंकि लेकिन मुझे खुशी भी है क्योंकि अब जो नई एनईपी आई है वो कहती है कि आप एटलीस्ट बच्चों को 2nd ग्रेड तक आप उनकी मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं शायद हम एजुकेटर्स के थ्रू ही या फिर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाए कि मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मातृभाषा में की हुई बात, आई थिंक वो जो एक्सप्रेशन है वो शायद बच्चे इंग्लिश में जब बात करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां बात हम दादा दादी नाना नानी की कहानियों की करते हैं तो उनसे अच्छा स्टोरी टेलर और कोई नहीं हो सकता है। और हमारे कल्चर को जो जिंदा रखता है वो ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि वही जो चीजें हैं, जो हमारे फैमिली की एथिक्स है, जो वैल्यूज हैं, वो हम पेरेंट्स में डालते हैं और वही आगे हमारे आगे के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उसमें डालने की वो कोशिश करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट, मतलब जहां हमने बात किया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन और ऐसी कौन से पहलू हैं जहां पर ग्रैंड पेरेंट्स का होना जरूरी है? सबसे पहले तो अगर बच्चों के जन्म के पहले की भी बात करें जी, तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे ही मतलब कंसेप्शन होने के बाद पेरेंटिंग, तो पेरेंट एजुकेशन वो हॉस्पिटल्स में और बहुत सारे पेरेंटिंग क्लासेस वगैरह में भेजते हैं जी, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर नहीं है। तो हमारी तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बच्चों के आने से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपना तजुर्बा यंग पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो सारी ही मतलब चाइल्ड बर्थ से लेकर कैसे उनको बड़ा करना है उसमें वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसमें खैर कभी कभी कुछ गैर मान्यताएं भी उनके दिमाग में भी हो सकती है जो कभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, पर ज्यादातर बहुत सारा सपोर्ट यंग पेरेंट्स को उनके पास से मिलता है जी। बच्चे आने के बाद उनकी फिजिकल केयर में भी ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो एक यंग पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो उसको तो कोई कंपैरिजन ही नहीं की जा सकती। इनफैक्ट बहुत सारे इंटरनेशनल स्टडीज इस बात पे हुए हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स को या ओल्डर पर्सन्स को एज अ कैटेगरी बहुत एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन की तरह देख लेते हैं। सोचते हैं कि वो ओल्डर हैं तो डिपेंडेंट हैं। तो जैसे हम लोग महिलाओं की बात करते हैं कि घर का काम जो महिलाएं करती है, क्योंकि उसका कुछ फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होता है, तो वो बहुत ही मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड है और उसका कुछ फाइनेंशियल वैल्यू में कंट्रीब्यूशन समझ नहीं आता कि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ऐसे ही ग्रैंड पेरेंटिंग की बात है। तो ऐसा एक यूके में एक रिसर्च हुआ था जहां पे उन्होंने ये रिसर्च किया कि जो ग्रैंड पेरेंट्स वॉलंटरीली बच्चों की देखभाल करने के लिए बेबी सिटिंग करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो नहीं करते और वो अगर सारे ही बच्चे अगर डे केयर सेंटर में बड़े होते तो उसका फाइनेंशियल कॉस्ट भी इतना ज्यादा बड़ा है। तो वो इन अ वे ग्रैंड पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है फैमिली के लिए भी और एज अ होल लार्जली मतलब नेशन के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, जिसके बारे में हम लोग कभी कभी उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे आपने बोला। इसलिए और ये इन अ वे थोड़ा एजिज्म की तरफ भी बढ़ावा देता है कि हमेशा सोचते हैं कि ओल्डर पर्सन्स मतलब डिपेंडेंट है, बोझ है परिवार के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ग्रैंड पेरेंट्स का। बच्चों के विकास की जहां तक बात करें तो बहुत सारे रिसर्चेस है जहां पे ऐसी बात हुई है कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, क्वालिटी टाइम अगर होता है तो वो बच्चों का इमोशनल एंड मेंटल वेलबीइंग बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वो बच्चों का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो बच्चों का इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग बहुत अच्छा होता है। बच्चों की स्ट्रेस के साथ कोप करने की क्षमता में भी देखा गया है रिसर्चेस में कि अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, अपने आप को खुल के अपनी बातें कर सकते हैं, तो उनका स्ट्रेस के साथ कोप करने का कैपेसिटी भी बढ़ता है। उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनका आइडेंटिटी
ज्यादा क्लियर होता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनकी मेंटल एबिलिटीज की भी बात करें तो जैसे कि स्टोरी टेलिंग हुआ या खुद के जिंदगी के एक्सपीरियंसेस की जब बात करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के, कैसे उनकी लाइफ में कठिनाई आई, कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया, तो ये सब बातें सुन के बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी रिसर्चेस के द्वारा प्रूव हुआ है कि ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। दूसरी एक बात है, हम लोग बोलते हैं बच्चों को कि गिव देम विंग्स टू फ्लाई बट ऑल्सो रूट्स टू स्टे ग्राउंडेड। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं ये रूट्स बन जाते हैं, तो अपने कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ बच्चों को जोड़ के रखने में और ये कल्चरल नॉलेज जो है उसको, जैसे मैं खुद की बात करूँ तो कामकाजी महिला इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती है, तो रिसेंटली अभी नवरात्रि में हमारे घर पे जब पूजा वगैरह हो रही थी तो मुझे लगा कि बिकॉज माय मदर इज डूइंग सम ऑफ दीज रिचुअल्स, ये एक अच्छा एक्सपोजर है मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि वो मुझे नहीं देखते हैं ये सब करते हुए इतने ज्यादा। तो ये उनके लिए एक बहुत, दूसरे फ्रेंड्स भी हैं जो शेयर करते हैं कि कैसे उनके बच्चे ये सारे रिचुअल्स में खुद की संस्कृति को समझने में इंटरेस्ट लेते हैं जब वो देखते हैं कि, तो ग्रैंड पेरेंट्स एक बहुत बड़ा रोल मॉडल की भी भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत ही, और जैसे अभी शुरू में आपने कहा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो सांस्कृतिक हम लोग लेते हैं और देते हैं, तो हमारे लिए तो जॉइंट फैमिली में होने की वजह से ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स या इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप का जो वैल्यू, ये हमारा संस्कृति का एक हिस्सा ही था जी। इंटरेस्टिंगली अभी इंटरनेशनली भी ये रिसर्चेस हो रहे हैं जहाँ पे ये चीज उनको समझ आ रही है कि ये इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग का महत्व हम लोग बहुत ही अंडरमाइन किया हुआ है। तो फैमिली स्ट्रक्चर तो सिस्टम तो बदल नहीं रहे हैं, पर उन लोग बहुत ही फॉर्मल कम्युनिटी बेस्ड इस तरह के प्रोग्राम्स लाने के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे बच्चों के स्कूल में मे बी ग्रैंड पेरेंट्स को लाके इंटरेक्शन करवाया जाए, इंटरजेनरेशनल अंतर पीढ़ीगत जो बॉन्डिंग है उसको बढ़ाया जाए। तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ ये आपको बताते हुए कि हम लोग चेतन बालवाड़ी में, जैसे कि आपने बोला कि बहुत ही पुराना हमारा डिपार्टमेंट है, उतना ही पुराना हमारा चेतन बालवाड़ी है, लेबोरेटरी स्कूल, जहाँ पे हम लोग बहुत ही क्लोजली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। हर साल 1 या 2 वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनकी चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत बार ग्रैंड पेरेंट्स हमारे रिसोर्स पीपल होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनके जैसे कि कोई बॉटनी का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी का कोई दूसरा फील्ड है, तो वो लोग आके आर्ट क्राफ्ट उनके एरियाज के बारे में बच्चों के साथ बातें करते हैं, स्टोरी टेलिंग सेशंस करते हैं। तो ये हम लोग सिर्फ बात के लिए नहीं, पर हम लोग प्रैक्टिस में भी हम लोग बहुत ही इस चीज को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं और हमने इसके बहुत सारे फायदे देखे हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैम आपने बताई उससे कि बच्चों को ये एहसास होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स बोझ नहीं हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब इस तरह का कंट्रीब्यूशन हम उन्हें करने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वैल्यू समझते हैं उनकी। और जैसे कहा आपने कि कई बार ऐसा होता है कि वो घर में हैं पर हम उन्हें कंसिडर ही नहीं करते हैं कि वो घर में है, हम उनसे राय भी नहीं मांगते, कई बार ऐसा हो जाता है और हम कहते हैं कि नहीं ये आज की पीढ़ी के नहीं है, इसलिए शायद हमारे थॉट प्रोसेस के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पूछते नहीं हैं। बट हाँ, बच्चों को एक वो जोड़कर रखना, एक कड़ी का जो काम है, आई थिंक ये जो स्कूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां आपने अपनी बात की, चेतन बालवाड़ी की बात की, मैं भी ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मेरा भी छोटा एक प्री स्कूल है और हम भी बहुत प्रयत्न करते हैं कि एटलीस्ट साल में 2-3 बार ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाएं और ग्रैंड पेरेंट्स डे वगैरह भी हम सब सेलिब्रेट तो करते हैं। पर मुझे पता है कि वो जो 2-2.5 घंटा है वो ग्रैंड पेरेंट के लिए इतना इमोशनल समय होता है। मुझे याद है कि हर साल मैंने हर ग्रैंड पेरेंट को उस समय रोते हुए देखा है, क्योंकि शायद घर में रहकर भी वो ऐसा क्वालिटी टाइम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ नहीं स्पेंड कर सकते जो एक प्रोग्राम उनके लिए क्योंकि क्यूरेट किया गया है तो वो कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप को वो कहना कि नहीं आज चाहे मैं 60 का हूं या 70 का हूं पर मैं वैल्यू रखता हूं
ये बहुत Absolutely. इम्पोर्टेंट बात है। Absolutely. और आई थिंक ये हमें अपने बच्चों को समझाने की बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि माँ बाप जो हैं उनके भी वो माँ बाप हैं, और जो माँ बाप हैं वो उन्हीं से आए हैं, और आगे भी जो उनके तरफ जा रहा है, चीजें जा रही हैं, जो माँ बाप सिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रूट्स तो वही हैं। और जैसे मैम ने कहा कि रूट्स के साथ ग्राउंडेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़े रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद अगर हम ये प्रयत्न करते रहेंगे तो हमारे आसपास आजकल जो हम एल्डरली होम का कल्चर ज्यादा देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि आजकल ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, शायद वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और जितनी हूफ एक ग्रैंड चाइल्ड को चाहिए उतनी ही हूफ एक ग्रैंड पेरेंट को भी चाहिए, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाविका मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जरूर चाहूंगी कि आप एक संदेशा क्रिसमस के इस फेस्टिवल के लिए हमारी ऑडियंस को दें। मेरा जो संदेश था वो थोड़ा पार्टली आपने पहले ही दे दिया है, तो इन अ वे मेरा काम आसान, नहीं आपने मेरा काम आसान कर दिया इनफैक्ट। और वो ये है कि पेरेंट्स को इसमें कड़ी बनने की बहुत एक इम्पोर्टेंट जरूरत है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच का ब्रिज है। तो उनको चाहिए, तो जैसे मैंने कहा कि कभी दूर रह के भी पेरेंट्स जब एफर्ट्स करते हैं भाषा सिखा के, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके कि जहाँ पे बच्चे और दादा दादी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएं, एक दूसरे को समझे, तो वो लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो एक मेरा संदेश है। दूसरा, जैसे कि आपने अभी ओल्ड एज होम्स के बारे में कहा, तो मैं भी समझती हूँ, पर यहाँ पे भी मुझे ये एक कहना है कि कभी चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी जो सांस्कृतिक बदलाव जो हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल नेसेसिटीज है लोगों की, तो उसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशनल केयर का कल्चर बढ़ रहा है, और वो शायद और भी बढ़ने वाला भी है। क्योंकि अगर हम लोग पॉपुलेशन प्रोजेक्शन देखें तो अभी 2022 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से लगभग 15 करोड़ ओल्डर पर्सन्स इंडिया में है, जो कि करीब करीब 10% है टोटल पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ये बताता है कि 2050 के आते आते ये पॉपुलेशन डबल से भी थोड़ी ज्यादा हो जाने वाली है, तो लगभग हम लोग 34-35 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से हमारा मतलब जो प्रोजेक्शन है, तो उस हिसाब से ये केयर होम्स और इंस्टीट्यूशनल केयर बहुत ही अनिवार्य हो जाने वाला है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग कैसे ये सारे चैलेंजेस के बावजूद या ये सारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स के बावजूद भी ये कोशिश करें कि ये जनरेशन, ये पीढ़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहे। चाहे वो घर में हो, आइडियल, यस, हमारी नेशनल पॉलिसी भी यही कहती है, एजिंग इन प्लेस, कि अपने घर में वृद्ध होना सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। तो वो एक आइडियल सेटिंग है। पर अगर वो ना भी हो, अगर तो भी हम लोग कैसे कोशिश करें, कैसे हम लोग ये इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग को बनाए रखें, कैसे हम लोग ओल्ड एज होम्स को भी वाइब्रेंट प्लेसेस बनाएं, ताकि वो ऐसी नई जगह है जहाँ पे वो लोग पूरे सोसाइटी से कट ऑफ होके रह गए। इनफैक्ट हमारे यू विल ऑल्सो बी वेरी प्राउड कि हमारा जो फील्ड वर्क प्रोग्राम है, तो उसमें हम लोग बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स को ये फील्ड प्लेसमेंट में भेजते हैं, जहाँ पे हम लोग उनको ऐसे इंस्टीट्यूशनल केयर सेटअप्स में, ओल्ड एज होम्स में भेजते हैं, जहाँ पे वो लोग प्लान करते हैं प्रोग्राम्स ओल्डर पीपल के लिए, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स या कॉग्निटिव, जहाँ पे उनको बहुत ही कॉग्निटिव चैलेंजेस मिले। तो हमने देखा है ओवर द इयर्स कि ये बहुत ही एक विन विन सिचुएशन है, जहाँ पे बच्चों के अंदर, यंग स्टूडेंट्स के अंदर ओल्ड एज को वो लोग समझ पाते हैं, Correct. उसके बदलाव को समझ पाते हैं, उनकी ज़रूरतों को वो लोग समझ पाते हैं, वो लोग सेंसिटाइज होते हैं। और इक्वली जो इंस्टीट्यूशन में रहने वाले दादा दादी हैं, उनको भी बहुत ही ये टाइम बहुत वो लोग वेट करते हैं कि कब ये लोग आएंगे। बिल्कुल। तो ये एक बात है। दूसरी एक बात है कि हम लोग जब ये करते हैं तो हम लोग एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में ये इंस्टीट्यूशनल केयर को या होम बेस्ड केयर को ऐसा ट्रेन्ड स्टाफ जो सेंसिटिव है, जो उनकी ज़रूरतों को समझ सकता है,
तो ये हम मतलब हमें अगर फ्यूचरिस्टिक सोचना है तो हमें इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये मेरा संदेश या मैसेज या ये मतलब बहुत ही मैं बताना चाहती हूँ कि हाउ विथ लॉट ऑफ प्राइड कि हाउ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज जो कि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करता है, तो बचपन से लेकर या जन्म से पहले से लेकर ओल्ड एज तक, आखिरी पड़ाव तक सारे ही स्टेजेस को कवर करता है और स्टूडेंट्स को तैयार करता है कि वो सारे ही लाइफ के जर्नी के सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस में के लोगों के साथ उनकी ज़रूरतों को समझकर सेंसिटिविटी के साथ प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम करें। तो वो भी एक मतलब मैं बोलना चाहती थी कि इंस्टीट्यूशंस, फैमिली या इंस्टीट्यूशंस, कोशिश हम लोग ये डेफिनेटली कर सकते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी कहा, थ्रू प्री स्कूल्स, थ्रू स्कूल्स, थ्रू कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स। हम लोग जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स ये भी करते हैं कि यूनिवर्सिटी यूथ कैसे वॉलंटियरिंग करे, कैसे वो लोग वॉलंटियर अलग अलग तरीके से वॉलंटियर करके जुड़े रहे ओल्डर पर्सन्स के साथ। तो कभी अगर फैमिली में नहीं भी हो तो कम्युनिटी बेस्ड भी ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हमें सोचने पड़ेंगे। और उस तरह से हमारे बच्चों को, एडोलेसेंट्स को, यूथ को हमें तैयार करने की ज़रूरत है। बहुत सही कहा मैम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बेहतरीन मैसेज देने के लिए। और हाँ, जहाँ बात गर्व लेने की आती है तो बिल्कुल मैं भी बहुत ज़्यादा गर्व फील करती हूँ जब मेरे डिपार्टमेंट की बात आती है। और कहीं ना कहीं शायद आजकल की जो जनरेशन है, जैसे मैम ने कहा कि वो एक वर्क फोर्स तैयार करने की कोशिश कर रही है डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए। और हम भी यही चाहते हैं कि घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, हमारे आसपास में है, सोसाइटी में है, कम्युनिटी में है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को उनसे जोड़ के रखा जाए ताकि उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो वो जो रह रहे हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम बरकरार रख सकें और उन्हें भी ये फील कराएं कि आखिरी जो पड़ाव है जिंदगी का, वहाँ वो अकेले नहीं है, कोई तो है जो उनके साथ है, जो उनको सुन रहा है और जो उनके लिए हर हफ्ते वहाँ आता है और उनके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है, जैसे वो करा करते थे अपने बच्चों के लिए जब वो यंग थे अपने जमाने में। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आई थिंक एक ही बात है जो हमें हमारे देश को सबसे अलग बनाता है, वो है हमारा यहाँ का हमारा परिवार का जो हमारा एक स्ट्रक्चर है वो, और दूसरा कि हम हर किसी को प्यार से, इमोशन से, आई थिंक वो जो एक ठहराव है हम लोगों के बीच में, हम हिंदुस्तानियों के बीच में, वो बहुत ज्यादा काम करता है। मतलब आप अगर कहीं हैं और किसी कल्चर में भी आप जाते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने आप को उनके साथ डाल सकते हैं, ये हमारी खासियत है। लेकिन एक ही बात है कि हम अपने देश में क्यों नहीं वो चीजें करते हैं, खाली उस पर हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। हम बाहर जाके सब चीजें बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन यही चीजें हमारे घर में और हमारे आसपास में करने की थोड़ी सी जरूरत है। तो चलिए, क्रिसमस का फेस्टिवल जो है ये विशेस वाला फेस्टिवल है, सांता क्लॉज का फेस्टिवल है। बच्चों की खाली विशेस नहीं पर हमारी विशेस और ग्रैंड पेरेंट्स की विशेस भी पूरी करें, मिलकर कम्युनिटी के हर सदस्य को खुश रखने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि एक स्माइल अगर आप किसी के फेस पे लाते हैं तो वो मैजिक का काम करता है। और शायद आप नहीं जानते कि एक ऐसी उम्र में जहाँ एक इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे जी रहा है, उस समय अगर आप उसके फेस पर वो एक छोटी सी स्माइल ले आते हैं तो वो कितना बड़ा काम करता है। तो हम बस यही चाहेंगे कि ऐसे और टॉपिक्स के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ते रहें और इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में भी आगे हम आप तक लेकर आने की कोशिश पूरी करेंगे। भाविका मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत 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 बड़ा थैंक यू। ये महीना जो है ये जॉय ऑफ गिविंग का महीना है, ये कहना चाहूंगी मैं, इसलिए जितना हो सके, मतलब जितना है उसमें से थोड़ा सा भी अगर हम किसी को देकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं तो थोड़ा सा प्रयत्न जरूर करिए। अपने कंफर्ट से थोड़ा बाहर आएं और अपने, अगर आप खुद कर रहे हैं एज अ पेरेंट, आई थिंक तो बच्चे भी जरूर करेंगे। तो ये चीजें जो हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, काइंडनेस है, ग्रैटिट्यूड है, बातें करनी पड़ती हैं, पर अगर ये हम अपनी जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में अगर हम खुद करते हैं तो सिखाने की जरूरत नहीं होगी, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीजें उसके लिए आगे चल के लाइफ में बहुत पॉजिटिव काम करेंगी।
तो चलिए, अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और यहाँ जुड़े रहने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है वीएनएम टीवी किड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जहां भी रहें, हमेशा खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।